नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पुदुचेरी की। कई लोग इसे जानते हैं पूर्व का फ्रेंच रिवेरा के नाम से। हाँ, ये नाम काफी चलता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि भाई ये पहचान शायद थोड़ी अधूरी है। सुंदर बीच और फ्रेंच कैफे तो हैं ही, पर पुदुचेरी में इससे कहीं ज्यादा, मतलब काफी परतें हैं। सही कहा। तो आज हम कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्यों और कुछ छुपी हुई जगहों पर नजर डालेंगे जो इसकी असली बहुआयामी तस्वीर सामने लाती हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारा मकसद है पुदुचेरी की उन परतों को समझना जो आमतौर पर सतह पर नहीं दिखती। इसका फ्रांसीसी अतीत जो आज भी जिंदा है, इसकी गहरी तमिल जड़ें, अनोखी आध्यात्मिक खोजें और कुछ ऐसे पहलू जो शायद आपको चौंका दें। क्या आपको पता था कि ये शहर 1954 तक, यानी भारत की आजादी के भी 7 साल बाद तक, आधिकारिक रूप से फ्रांस का हिस्सा था? जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक फैक्ट नहीं है। इसका असर आज भी वहाँ की संस्कृति पर, लोगों की जीवन शैली पर और यहाँ तक कि कुछ निवासियों की नागरिकता पर भी साफ दिखाई देता है। बचा। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है कि कैसे एक छोटी सी जगह इतने सारे अलग अलग प्रभावों को इतने लंबे समय तक अपने अंदर समेटे हुए है और उन्हें एक नई शक्ल दे रही है। तो सबसे पहले इसी फ्रांसीसी कनेक्शन को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ। जैसे हमने कहा, लगभग 300 साल तक ये फ्रेंच कॉलोनी रहा और भारत में विलय हुआ 1954 में, जिसे कानूनी मान्यता मिली 1962 में। मतलब ये तो काफी हाल की बात हुई ना? हाँ, बिल्कुल। इतिहास के लिहाज से देखें तो बहुत पुरानी बात नहीं है। और इससे जुड़ी एक और मुझे लगता है बहुत दिलचस्प बात यह है कि 1962 के विलय समझौते के तहत उस समय के निवासियों को फ्रेंच नागरिकता चुनने का विकल्प दिया गया था। हाँ, ये सच है। और आज भी कई ऐसे परिवार हैं वहां जिनके पास फ्रेंच पासपोर्ट हैं। सोचिए, एक ही शहर में भारतीय और फ्रांसीसी नागरिक जिनकी जड़ें एक ही मिट्टी से जुड़ी हैं, साथ साथ रह रहे हैं। ये कैसे प्रभावित करता होगा वहां के माहौल को? यहीं पर ये जो दोहरी पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं है, बल्कि एक कल्चर का एक ऐसा अनूठा मिश्रण तैयार करती है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। आप इसे व्हाइट टाउन या फ्रेंच क्वार्टर की सड़कों पर टहलते हुए महसूस कर सकती हैं। वहां आज भी सड़कों के नाम फ्रेंच है, जैसे रू रोमैन रोलैंड या रू स्यूफ्रन। यहाँ रू का मतलब फ्रेंच में सड़क होता है। ये नाम सिर्फ साइन बोर्ड नहीं है, ये इतिहास की जीवंत निशानियां हैं। वाकई ये छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ कह जाती हैं। और ये भी कि फ्रेंच आज भी वहां तमिल और अंग्रेजी के साथ एक आधिकारिक भाषा है, मतलब सरकारी कामकाज और पढ़ाई में भी इस्तेमाल होती है। जी, आधिकारिक तौर पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हर साल 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे मनाते हैं। बाकायदा परेड होती है और इसे भारत फ्रांस मैत्री के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। ये तो भारत में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा शायद। हाँ, ये पुदुचेरी के लिए काफी यूनिक है। और ये प्रभाव सिर्फ औपचारिक चीजों तक ही सीमित नहीं था। जैसा कि एक स्रोत में जिक्र है, 20वीं सदी के अंत तक वहां की पुलिस फ्रेंच स्टाइल की नुकीली टोपी पहनती थी, जिसे कैपी कहते हैं। अच्छा, केपी। हाँ, तो ये सब मिलकर दिखाता है कि फ्रांसीसी प्रभाव सिर्फ इमारतों या इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहा, वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। ये आर्किटेक्चर में तो दिखता ही है, उन खूबसूरत विला और सरकारी इमारतों ने। साथ ही खान पान में भी इसकी गहरी झलक मिलती है। बिल्कुल, फ्रेंच बेकरी और कैफे तो मशहूर हैं ही, लेकिन पुदुचेरी की कहानी सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं है ना। यहाँ कुछ और पहलू भी हैं जो इसे बेहद अनूठा बनाते हैं। ये कोई एक सटा हुआ लैंडमार्क नहीं है। अच्छा। हाँ, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश असल में 4 अलग-अलग जिलों में बटा है। और कमाल की बात यह है कि ये चारों जिले भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि 3 अलग-अलग राज्यों से घिरे हैं। अरे वाह, ये कैसे? देखिए, पुदुचेरी शहर और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु से घिरे हैं। फिर माहे है जो केरल से घिरा हुआ है, और चौथा है यनम जो आंध्र प्रदेश से घिरा है। बाप रे, ये तो सचमुच बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। मतलब एक ही प्रशासन के तहत 4 अलग-अलग जगहों पर बसे क्षेत्र जो अलग-अलग राज्यों के अंदर हैं। इसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना मुश्किल होता होगा। और शायद हर जिले का अपना एक अलग स्थानीय रंग भी होगा जो पड़ोसी राज्य से प्रभावित होता होगा। निश्चित रूप से ये भौगोलिक बिखराव इसे प्रशासनिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत विशिष्ट बनाता है। और ये मिश्रण आपको पुदुचेरी शहर की सड़कों पर भी साफ नजर आता है।
जैसे जानकारी में बताया गया है, आप एक ही गली में एक तरफ पीले या सफेद रंग के फ्रेंच स्टाइल विला देख सकते हैं और ठीक उसके बगल में गहरे रंगों वाले, खुले आंगन वाले, पारंपरिक तमिल घर। ये दो दुनियाएं बिल्कुल साथ साथ मौजूद हैं। हाँ, ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट को कमाल का होगा। और खाने की बात करें तो ये संगम जुबान पर महसूस होता होगा। बिल्कुल। आप एक ही शहर में सुबह नाश्ते में किसी फ्रेंच बेकरी से ताज़ा बेक्ड बैगेट या क्रोसेन का मजा ले सकते हैं। वाह। और दोपहर के खाने में तीखी और मसालेदार चेट्टिनाड करी का स्वाद चख सकते हैं। ये दक्षिण भारत का एक मशहूर व्यंजन है जो अपने गहरे रंग, तीखेपन और खुशबूदार मसालों के लिए जाना जाता है। ये पाक कला का मिश्रण पुदुचेरी की मिली-जुली पहचान का सबसे स्वादिष्ट सबूत है, कह सकते हैं। सही कहा। और ये संगम सिर्फ देखने या चखने तक ही सीमित नहीं है, ये हमें पुदुचेरी की और भी गहरी ऐतिहासिक परतों तक ले जाता है। यहाँ हमें अरिकमेडु का जिक्र जरूर करना चाहिए। अरिकमेडु, ये क्या है? ये पुदुचेरी के पास एक प्राचीन बंदरगाह स्थल है। यहाँ जो खुदाई हुई है उससे ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि लगभग 2200 साल पहले, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, यहाँ रोमनों के साथ व्यापार होता था। क्या? रोमन व्यापार? मतलब फ्रांसीसी प्रभाव से सदियों पहले? अरे वाह, ये तो पुदुचेरी की कहानी को बिल्कुल ही नया मोड़ देता है। जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह सिर्फ फ्रेंच कॉलोनी बनने के बाद ही महत्वपूर्ण नहीं हुई, बल्कि ये प्राचीन काल से ही एक अहम ग्लोबल ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का सेंटर रही है। ये तथ्य तो फ्रेंच रिवेरा वाली इमेज से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। अरिकमेडो हमें याद दिलाता है कि पुदुचेरी की जड़ें बहुत गहरी और विविध है, और इन गहरी तमिल जड़ों की झलक हमें कुछ खास जगहों पर मिलती है जो अक्सर पर्यटकों की भीड़ भरी लिस्ट से छूट जाती हैं। जैसे कि मनकुला विनेगर मंदिर। ये सिर्फ एक प्राचीन गणेश मंदिर ही नहीं है, बल्कि अपनी हथनी लक्ष्मी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। लक्ष्मी हथनी? हाँ, कहा जाता है कि लक्ष्मी मंदिर आने वाले भक्तों को अपनी सूंड उठाकर आशीर्वाद देती है। ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा और यादगार अनुभव होता है लोगों के लिए। ये तो जरूर देखने लायक होगा। और फिर है 600 साल पुराना वरदराज पेरुमल मंदिर, जो तमिल क्वार्टर के अंदरूनी हिस्से में स्थित है। ये द्रविड़ शैली में बना है, द्रविड़ शैली, जिसकी पहचान अक्सर ऊंचे सजे हुए प्रवेश द्वार या गोपुरम से होती है। ये जगह पुदुचेरी के उस आत्मिक और सांस्कृतिक पहलू को उजागर करती हैं जो फ्रांसीसी प्रभाव से कहीं ज्यादा पुराना और स्थानीय है। चलिए अब बात करते हैं पुदुचेरी के कुछ अनोखे आध्यात्मिक पहलुओं की, जो इसे दुनिया भर में एक खास पहचान देते हैं। सबसे पहले ओरोविल, जिसे सार्वभौमिक शहर या भोर का शहर भी कहा जाता है। हाँ, ओरोविल, ये वाकई एक असाधारण प्रयोग है। इसकी स्थापना 1968 में द मदर यानी मीरा अल्फासा ने श्री अरबिंदो के दर्शन के आधार पर की थी। ये एक ऐसी प्रायोगिक टाउनशिप है जहां 50 से ज्यादा देशों के लोग एक साथ रहने और काम करने का प्रयास करते हैं। इसका आधार किसी एक धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीति पर नहीं, बल्कि मानवीय एकता और चेतना के विकास पर है। यहाँ पैसे पर आधारित निजी स्वामित्व की जो पारंपरिक सोच है वो भी लागू नहीं होती। ये सुनने में ही कितना क्रांतिकारी लगता है। मतलब एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश जहां इंसान अपनी राष्ट्रीय या धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर एक वैश्विक नागरिक के रूप में जी सके। जी, यही उनका लक्ष्य है। और ओरोविल के केंद्र में है मातृ मंदिर, एक विशाल सुनहरा गोलाकार ध्यान केंद्र। मैंने तस्वीरें देखी हैं, अद्भुत लगता है। हाँ, वो सिर्फ एक प्रभावशाली आर्किटेक्चर का नमूना नहीं है, बल्कि उसे ओरोविल की आत्मा माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां लोग मौन में आत्मचिंतन और ध्यान कर सकें। उसे देखे बिना ओरोविल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो ये तो गया ओरोविल। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ओरोविल क्या दर्शाता है। ये मानवीय एकता और आध्यात्मिक विकास का एक बहुत ही आधुनिक, कह सकते हैं भविष्योन्मुखी प्रयोग है। इसकी तुलना हम पुदुचेरी के ही दूसरे महत्वपूर्ण और पुराने आध्यात्मिक केंद्र श्री अरबिंदो आश्रम से कर सकते हैं। हाँ, श्री अरबिंदो आश्रम भी बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। इसकी स्थापना श्री अरबिंदो और द मदर ने की थी, और ये भी दुनिया भर से साधकों, दार्शनिकों और अनुयायियों को आकर्षित करता है। ये इंटीग्रल योगा के अभ्यास और दर्शन पर केंद्रित है। तो एक ही शहर में आपको आध्यात्मिकता के ये दो बड़े विश्व प्रसिद्ध लेकिन अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। ये वाकई खास है।
और आध्यात्मिकता के साथ स्थानीय शिल्प और महिला सशक्तिकरण का एक खूबसूरत संगम भी है शायद, वो क्लूनी एम्ब्रॉयडरी सेंटर। हाँ बिल्कुल, क्लूनी एम्ब्रॉयडरी सेंटर। ये एक शांत पुराने औपनिवेशिक बंगले में स्थित है और इसे ननों द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ स्थानीय गरीब परिवारों की महिलाएं हाथों से बहुत ही सुंदर और बारीक फ्रेंच स्टाइल की कढ़ाई करना सीखती हैं और काम करती हैं। अच्छा। ये न केवल उन्हें आजीविका कमाने में मदद करता है, बल्कि एक पारंपरिक कला को भी जीवित रखता है। ये उन छिपी हुई जगहों में से है जहां शांति, सुंदरता और उद्देश्य का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। तो हमने आध्यात्मिकता और शिल्प की बात की, लेकिन पुदुचेरी सिर्फ इंसान की बनाई चीजों, इतिहास या आध्यात्मिकता तक ही सीमित नहीं है। यहाँ प्रकृति का भी अपना एक अलग रंग है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि उस्ट्री झील। उस्ट्री झील? हाँ, इसे अब एक पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। ये सिर्फ एक सुंदर झील नहीं है, बल्कि ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना है। अच्छा, बर्ड वॉचिंग के लिए। यहाँ सर्दियों में दूर दूर से पक्षी आते हैं। जानकारी के अनुसार यहाँ सुनहरे ओरियोल और पेंटेड स्टॉक जैसे कई दुर्लभ और सुंदर पक्षी देखे जा सकते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वाह! और समुद्र तटों की बात करें तो प्रोमेनेड बीच या रॉक बीच तो सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ खास है। हाँ, कुछ ऐसे तट हैं जो कम भीड़ वाले हैं और जिनका अपना अलग आकर्षण है। जैसे पैराडाइज बीच, जिसका स्थानीय नाम चुन्नम्बर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको चुन्नम्बर बोट हाउस से नाव लेनी पड़ती है और शायद यही बात इसे थोड़ा ज्यादा एकांत और खास बना देती है। नाव से जाना पड़ता है। हाँ, फिर है सेरेनिटी बीच। जैसा नाम है वैसा ही शांत और आजकल सर्फिंग सीखने वालों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। वहाँ सर्फिंग स्कूल्स भी खुल गए हैं। अच्छा, सर्फिंग के लिए? जी। और एक और है विरमपट्टिनम बीच। ये एक पारंपरिक मछुआरों के गांव का तट है। यहाँ आपको बड़े टूरिस्ट रिजॉर्ट्स की जगह स्थानीय जीवन की झलक मिलती है। रोमांटिक एक्सपीरियंस। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ का माहौल शांत रहता है, लेकिन यहाँ होने वाले वार्षिक मंदिर रथ उत्सव के दौरान यहाँ खूब रौनक होती है। ये समुद्र तट उन लोगों के लिए है जो पुदुचेरी के शांत, प्राकृतिक और थोड़े कम कमर्शियल रूप का अनुभव करना चाहते हैं। और हाँ, एक प्रैक्टिकल बात का जिक्र करना भी जरूरी है, जो बहुत से लोगों को, खासकर पड़ोसी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को पुदुचेरी खींच लाती है। आप शायद टैक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, वो है यहाँ की आबकारी नीति। केंद्र शासित प्रदेश होने और कम टैक्स दरों के कारण पुदुचेरी में शराब तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी सस्ती है। ये तथ्य इसे वीकेंड गेटअवे के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाने में काफी योगदान देता है। हाँ, ये एक व्यावहारिक पहलू है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर हम इतिहास और विरासत के कुछ और रत्नों की बात करें तो एग्लीस दे नोत्र डेम दिस एंजेस का जिक्र करना जरूरी है। ये क्या है? चर्च है? जी, ये व्हाइट टाउन में स्थित एक खूबसूरत हल्के गुलाबी रंग का फ्रेंच कैथोलिक चर्च है। कहते हैं इसकी वास्तुकला फ्रांस के लोर्डेस में स्थित प्रसिद्ध बेसिलिका से प्रेरित है। इसकी सादगी और शांति बहुत सुकून देती है। और फिर से हमें अरिकामेडु के पुरातात्विक स्थल को नहीं भूलना चाहिए, जो हमें रोमन व्यापार बंदरगाह के दिनों की याद दिलाता है। ये जगहें, चर्च और प्राचीन बंदरगाह, पुदुचेरी के इतिहास की अलग-अलग परतों को फिर से उजागर करती हैं। रोमन, तमिल, फ्रेंच सब एक ही जगह पर सिमटे हुए। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि पुदुचेरी वाकई में कई पहचानों का एक अनूठा संगम है। यहाँ लगभग 300 साल का फ्रांसीसी अतीत है, जो सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति और हाँ, लोगों की नागरिकता में भी जीवित है। बिल्कुल। यहाँ गहरी तमिल जड़ें हैं जो मंदिरों, घरों और भोजन में झलकती हैं। यहाँ ओरोवेल और श्री अरबिंदो आश्रम जैसी वैश्विक आध्यात्मिक खोजें हैं जो दुनिया भर के लोगों को खींचती हैं। यहाँ अरिकामेडु में दबे प्राचीन रोमन व्यापार के सबूत हैं। यहाँ एक जटिल और भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ प्रशासन है और यहाँ ऊस्टेरी झील और शांत छिपे हुए समुद्र तटों जैसी प्राकृतिक सुंदरता भी है। ये सिर्फ एक समुद्र तटीय शहर या फ्रेंच रिवेरा का लेबल नहीं है,
बल्कि कई परतों वाला जीता जागता इतिहास और संस्कृति का खजाना है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। यहाँ सबसे आकर्षक बात मुझे यही लगती है कि कैसे इतने सारे अलग-अलग प्रभाव, रोमन, तमिल, फ्रांसीसी, वैश्विक आध्यात्मिकता एक अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में न केवल मौजूद है बल्कि सदियों से सह अस्तित्व में है और एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक नई विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी जगह को सिर्फ उसकी सबसे प्रचलित छवि या स्टीरियोटाइप जैसे फ्रेंच रिवेरा से आंकना कितना अधूरा हो सकता है। पुदुचेरी हमें अवसर देता है ये समझने का कि औपनिवेशिक इतिहास का असर कैसा होता है, संस्कृतियां कैसे मिलती हैं और बदलती हैं, और मानवीय एकता और आध्यात्मिकता की खोज कितने अलग-अलग रूप ले सकती हैं। ये वाकई एक जीवित प्रयोगशाला जैसा है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पुदुचेरी के इस अनोखे इतिहास को देखते हुए, जिसने रोमन, फ्रांसीसी, तमिल और वैश्विक आध्यात्मिक प्रभावों को समय के साथ अपने अंदर समाहित किया है, हमारी आज की तेजी से जुड़ती हुई डिजिटल और वैश्विक दुनिया में इसका अगला विकास कैसा दिख सकता है? क्या ये संस्कृतियों के मेल का एक और नया मॉडल पेश करेगा या अपनी इस अनूठी पहचान को किसी नए तरीके से परिभाषित करेगा? ये कुछ ऐसा है जिस पर आप खुद विचार कर सकते हैं।